नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। मैं केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री प्रोफेसर। मैं केमिस्ट्री का क्लास लेता हूँ और केमिस्ट्री का क्लास हम लोग ऑनलाइन सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको यूट्यूब चैनल बोलते हैं। और यूट्यूब चैनल के लिए मैंने जो कोशिश किया है, कई ब्रांचों पे हमने क्लास लिया है और अच्छे तरीके से लिया है। जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इवन बोर्ड का भी बच्चा है उसके लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चा बोर्ड के क्लास में इंटरेस्टेड होगा, जैसे 12th बोर्ड है, 11th बोर्ड है, बच्चा चाहे सीबीएसई का हो या स्टेट का हो या आईएससी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। सभी का सिलेबस कॉमन होता है और इस कॉमन सिलेबस को हमने सिंक्रोनाइज वे में केमिस्ट्री का लेक्चर लेने की कोशिश किया है। और जो बच्चे इसको सब्सक्राइब कर देंगे उनको हम जो है फ्री में लेक्चर लेंगे और लाइव लेक्चर भी होगा और रिकॉर्डिंग लेक्चर भी होगा, जो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचता रहेगा। डिपेंड्स अपॉन योर इम्प्रेशन कि आपका इम्प्रेशन कैसा है। इम्प्रेशन अगर अच्छा होगा तो आपके पास क्विकली जो हमारा लेक्चर जो अपलोड करेंगे उसका आपके पास पहुँच जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चा फ्री में एजुकेशन लेना चाहता है ऑनलाइन में, और मैं इस फील्ड पे 20 साल से हूँ और जेईई और नीट के बच्चों को क्लास लेता हूँ। डिफरेंट पढ़ाने, जैसे कि आकाश हो गया, बंसल था, रेजोनेंस था, करियर पॉइंट था, नारायणा था और चैतन्य, जो साउथ की क्लास रिकमेंडेड एजुकेशनल आईटी अकेडमी है, नीट अकेडमी है, तो उसके अंदर हमने लिया है। रिसेंटली मैं मुंबई में लेता हूँ और रिसेंटली जो मुंबई में लेता हूँ तो मुंबई में जो क्लासेस होती हैं उसमें मेरा एक केमिस्ट्री मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल्स भी है, जिसके अंदर मैं लेता हूँ। और कई अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके पास भी लेता हूँ। तो दोस्तों या स्टूडेंट, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाई वी कैन लर्न केमिस्ट्री। तो देखो, केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत वास्ट ब्रांच होती है। इसका कोई डायरेक्टली कोई कंसेप्ट नहीं होता है। हम केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी स्टडी सिलेबस में होता है, जैसे कि हम लोग 12th का पोर्शन को देखते हैं और 11th का पोर्शन को देखते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, अगर मैं 12th स्टार्ट करूँ तो 11th के बैकअप के बिना हम लोग 12th का क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें कोई चैप्टर दिया गया है जो 12th में है, लेकिन तुमने क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ये बोलते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास का जो 11th का क्वेश्चन और वो दूसरी चैप्टर में हम लोग बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है तो 12th में आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत बड़ी चैप्टर है और अच्छी चैप्टर है। उसमें बॉन्ड से रिलेटेड हम लोग देखते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। उस बॉन्ड कैसे बनते हैं, किस लिए बनते हैं और बॉन्ड का कैटेगरी क्या है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या मेटेलिक बॉन्ड। इस तरीके से जो बॉन्ड होगा वो डिफरेंट कंपाउंड्स में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड क्यों बॉन्ड होता है। तो वो बॉन्ड इसमें होता है जिसमें कंपाउंड्स के अंदर, कंपाउंड्स जो है यानी कंपाउंड्स जो है डिजॉल्व हो जाएगा कहाँ पे, वाटर के अंदर। जैसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और शुगर। तो शुगर तो देखो, शुगर अलग चीज़ है, शुगर भी डिजॉल्व होता है वाटर में और सोडियम क्लोराइड भी डिजॉल्व होता है वाटर में। और बोथ आर सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जब होता है और बोथ आर डिजॉल्विंग, बोथ आर आयनिक कंपाउंड, तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि आयनिक कंपाउंड्स, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जो भी होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि NaCl ले लो, KCl ले लो, MgCl2 ले लो, Mg2O ले लो। इसके बाद बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं।
आयनिक करेक्टर में हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। जब आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो इस केसेस में जो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, व्हाट व्हाई दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लो पहला एग्जांपल, अगर हमने सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो एलिमेंट्री स्टेट में प्रोडक्ट नहीं बनेगा मान लो। तो उसको हम क्या करेंगे, मोलिकुलर स्टेट में ले जाएंगे। जब मोलिकुलर में ले जाएंगे तो उसमें 2 मोल ऑफ सोडियम अपना 2 मोल ऑफ क्लोरीन को जब हम रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ NaCl बनेगा। अब कहेंगे कि इसको डिसोसिएशन करना कैसे, डिजोल्व कैसे होगा। तो डिसोसिएशन का मतलब होता है कि वही 2 मोलिकुल्स NaCl जो है उसको हम 1 मोल में लेंगे जिसको NaCl बोलते हैं, और NaCl को जब हम गर्म करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जब करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी को बोलते हैं आयनिक करेक्टर। अब ये आयनिक करेक्टर है तो इसको कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे कि आयनिक करेक्टर मतलब सोडियम Na प्लस और Cl माइनस, ये है दोनों आयनिक है। अब Na के पास देखो 11 एटॉमिक नंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो होगा क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास जो होगा वो क्लोरीन को दे देगा, और क्लोरीन के पास कितना है 17, तो 17 + 1 18 हो जाएगा, और ये जो सोडियम जो है इसके पास 11 है तो नियॉन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करता है तो स्टेट विल बी चेंज, मतलब जो एलिमेंट का स्टेट है जो सोडियम था अब वो क्या बन गया, नियॉन बन गया, और क्लोरीन जो था वो क्या बन गया, क्लोरीन जो था वो क्या बन गया, आर्गन बन गया। तो इस तरीके से जब हम कोई कंपाउंड्स को बनाते हैं तो डिपेंड्स अपॉन चार्ज के ऊपर निर्भर करता है। हो सकते हैं चार्ज में भी पॉजिटिव और चार्ज में भी नेगेटिव। जैसे हम लोग Na के पास देखा तो ये मेटल है, तो मेटल के पास चार्ज कौन होगा, प्लस, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, लूज करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, गेन करेगा। इस तरीके से हम लोग करेक्टर देखते हैं। तो सोडियम जो क्लोराइड होगा इट विल बी चेंज इनटू क्या बोलते हैं Na प्लस और Cl माइनस, और Na प्लस और Cl माइनस चेंज क्यों होगा, इसके पीछे एक ही रीजन होता है, कंपाउंड को स्टेबिलिटी चाहिए, एलिमेंट को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे Na प्लस लॉस किया तो स्टेट विल बी चेंज फ्रॉम सोडियम टू नियॉन, और क्लोरीन के पास जब ट्रांसफर हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्लस तो क्या होगा, क्लोरीन विल बी चेंज इनटू सोडियम विल बी चेंज इनटू क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ, 17 + 1 तो 18 हो गया। अब इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट जो होता है जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो 2 एलिमेंट मिल के बनता है। जब कंपाउंड बन जाता है तो डिसोसिएशन करते हैं, तो डिसोसिएशन के लिए भी आयनिक फॉर्म में होना जरूरी है। या तो पॉजिटिव आयन होगा तो पॉजिटिव आयन होगा तो लॉस करेगा, और नेगेटिव आयन होगा तो गेन करेगा। तो 2 कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। और कंपाउंड Na प्लस जो है लॉस किया, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। क्या करेगा, स्टेबिलिटी, और इसका मतलब कि स्टेबल कंपाउंड है। क्या बोलते हैं, Na क्या बन गया, स्टेबल। Na प्लस जैसी हुआ कि लॉस किया 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इट बिकम्स व्हाट, नियॉन, स्टेट विल बी चेंज। और फिर क्या बोलेंगे, इट क्लोराइड मतलब सोडियम कैन बी ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, इट विल बी चेंज इनटू क्लोराइड। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग लॉस और गेन कराते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं MgCl2, और MgCl2 को है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं Mg प्लस प्लस 2 लिख देंगे और 2 क्लोरीन दोनों तरफ से अटैच कर देंगे, तो M से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा, और M से जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं, मैग्नीशियम से दूसरे क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, MgCl2 है तो क्या बन जाएगा, जब इट विल बी चेंज इनटू आयनिक फॉर्म तो Mg+2 बन जाएगा, और प्लस 2 मोल ऑफ क्लोराइड है। तो इस तरीके से जो आयनिक की प्रॉपर्टी होती है वो दी जाती है। और एक और अच्छी बात बोलते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड्स कैन बी डिजॉल्व, ऑल आयनिक कंपाउंड्स कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में नाम बोला, NaCl बोला, KCl बोला, MgCl2 बोला, ठीक, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। अब पूरा नेचर के अंदर जो हम लोग देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का सबसे बड़ा गुण होता है कि भाई इट कैन बी डिजॉल्व। और ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से, ऑल आयनिक जिसको बोलते हैं, जिसको
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। और ये जो अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ मतलब ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स ऑफ, कहाँ पे, सोर्स जिसको हम बोलते हैं अर्थ। तो इसमें हम लोग एक कैल्शियम का भी नाम बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई एक कंपाउंड कैन बी। ये तो हमारा नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के बारे में बोलते हैं। अब इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ते हैं, अब दूसरा बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था और यहाँ पर क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs between two similar or dissimilar electrons. That is called what? That is called covalent. So that is the property of covalent compound. That is the property of covalent. अब कोवैलेंट में क्या होगा? शेयरिंग होगा। जैसे मान लो कोवैलेंट का एग्जांपल देता हूँ, CCl4 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH4 ले लो, हो गया। तीसरा वाटर ले लो, वाटर, NH3 ले लो, है ना, C2H5 ले लो। ये सब क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड। और जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ऑल कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होता है नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे कैन डिजॉल्व इन ओनली फॉर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एल्डिहाइड, कीटोन्स, और एल्डिहाइड होगा, कीटोन्स होगा, ईथर होगा, एल्डिहाइड होगा, एल्कोहल होगा, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा उसमें डिजॉल्व होगा, ना कि वो वाटर में डिजॉल्व होगा। कौन? ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व इन वाटर बट नॉट ऑल ऑर्गेनिक, क्या बोलते हैं इसको, कोवैलेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर। तो ये मेन प्रॉपर्टी, दैट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कोवैलेंट। तीसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है, नेचर के अंदर 3 बॉन्ड कंपल्सरी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड which can be transferred from one electron to another by the symbol of arrow, that is called coordinate bond, dative bond। और dative bond जो होता है, इसमें देखो एक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है और दूसरा जिसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम बाय द सिंबल ऑफ एरो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। और इस तरीके से हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं H2SO4 को लेते हैं, अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ना, सब में जो प्रॉपर्टी होती है, ये डेटिव बॉन्ड की प्रॉपर्टी हो सकती है, कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी डिफरेंस करता है क्या? लोन पेयर हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हो और हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हो बाय द सिंबल ऑफ एरो, फुल एरो से ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बोलते हैं वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। दूसरा पॉइंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र करना है वन एटम टू अनदर, दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉन्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है केमिस्ट्री की, जो बॉन्डिंग से रिलेटेड है, सारे केमिकल कंपोजिशन में ही होता है। और चौथा जिसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है जनरली एक्सेप्शनल एलिमेंट में होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, सी वाटर, इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जो पाया जाता है सी वाटर में पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। और हम लोग देख तो नहीं पाते हैं बट इसको महसूस करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कैन बी फाउंड इन सी वाटर। तो मेटेलिक बॉन्ड जो सी वाटर में जो पाया जाता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई जिगजैग बॉन्ड बोल सकते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं कि भाई वाटर के अंदर देखने को मिलता है, समुद्र के अंदर जो सी वाटर होता है उसमें, दैट इज द पार्ट ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री जब हमने देखा तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? फिजिकल पार्ट होते हैं और इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं और ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट जो होता है, 3 पार्ट के अंदर जब हम लोग देखते हैं, तो पहले को बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल जो पार्ट होता है उसमें हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। जैसे फिजिकल के पार्ट में हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल यानी कि स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। कैसे बोलोगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with the atoms, elements and their compound, that is called chemistry. और इसी में हम लोग बोलते हैं एंड जिसको हम बोलते हैं दे हैव फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिस्ट्री। अब जैसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में केमिस्ट्री में लेते हैं, तो पहला पॉइंट जो लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, क्या बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का, तो पहला पॉइंट जो हम लोग लेते हैं, चैप्टर जो लेते हैं, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, न्यूमेरिकल बेस्ड स्टडी। और ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो स्टडी होता है, जिसपे हम लोग बोलते हैं पूरा एप्लीकेशन, पूरा केमिस्ट्री में इसी का इस्तेमाल होता है, यानी कि डिपेंड्स अपॉन कैलकुलेशन, डिपेंड्स अपॉन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल जैसे इसमें हमको बच्चे को आना चाहिए, बिलो द 10th वाले बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का नॉलेज होगा, तो वो बच्चे अच्छे तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी कर सकते हैं। और जिस बच्चे के पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम इसको बोलते हैं, आरसीएम इसको बोलते हैं, अब फ्रैक्शनल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस सब का अगर नॉलेज नहीं होगा, लॉग का नॉलेज ये होना बच्चों को जरूरी होता है। अगर ये चीज़ें अगर बच्चों में लैकिंग पाई जाती हैं, तो वो बच्चा वीक हो जाता है। और 11th-12th में पढ़ते ज़रूर है, लेकिन उनका जो 12th में जैसी एंट्री होती है तो वीक हो जाते हैं। इसीलिए आपको बिलो द 10th का मैथमेटिक्स जो है, उसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। और जब 12th में जाते हो, तो उसमें और कुछ करो या ना करो, जैसे 3-4, जैसे लॉगरिथम का नॉलेज अच्छा हो जाना चाहिए, दूसरा हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, तीसरा हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, और चौथा ट्रिग्नोमेट्री। आप अगर 11th में हो, तो 11th में अगर किसी टीचर से भी आपको पढ़ना है, तो इसको पढ़ के कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो फिर अब 12th आपके लिए आसान। अगर आपको लगता है कि मैंने 11th में हूँ, 12th में करूँगा, तो वहाँ पे आप वीक हो जाओगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट में बोलते हैं कि हमारा जो लक्ष्य होता है जेईई, नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल का, वो हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिस बच्चे को मैथमेटिक्स का अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बच्चा न्यूमेरिकल पोर्शन में फेल हो जाता है। अब जिसमें चैप्टर क्या पढ़ोगे, अब क्लास 11th का चैप्टर है, पहला बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या स्टडी ऑफ एटम के बारे में पढ़ो, लेकिन बहुत फास्ट है और बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर स्किप अगर आपने कर दिया, तो मानो कि आपका 30% नॉलेज आपका खत्म हो गया। दूसरा बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम लोग बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर है, 11th का पोर्शन, इसको गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। तीसरा हम लोग जो बोलते हैं 3rd नंबर चैप्टर, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या नॉलेज मिलेगा, हाउ यू कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, हाउ यू कैन एक्सेप्ट इट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन का नॉलेज मिलेगा आपको। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, तो इसी का एप्लीकेशन लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के चैप्टर में करते हैं। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग बोला ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहीं पर हमें नॉलेज मिल जाती है कौन से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन से एलिमेंट गेन करेगा और क्यों गेन करेगा, व्हाई दे कैन लूज, व्हाई इट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द मेन रीजन। और वहीं से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा नॉलेज कैसा है। तीसरा जब हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स के बाद, हम लोग बोलते हैं कि भाई केमिकल, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सब क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री को हम लोग थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं 11th के पोर्शन में। और 12th में जब हम जाते हैं, तो सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ये VIP चैप्टर हैं, और इस चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन नीट में होता है, 3 से 4। फिर इसके बाद हम जो फिजिकल में जब जाते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। हम बेसिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं क्लास 11th में, जो पहला नंबर जब उसी का एक आधा पार्ट होता है, ये दोनों मिलकर के हम एक ही साथ करते हैं, उसी को बोलते हैं स्टोक्योमेट्री। और स्टोक्योमेट्री प्लस बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जब अध्ययन करते हैं, तो फिर वो हमारा कहाँ चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं 12th के जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। और नहीं तो फिर बच्चा उन पर प्रॉब्लम फेस हो जाता है और प्रॉब्लम में आ जाते हैं।
दूसरा बात तीसरे जब हम लोग बोलते हैं इस तरीके से चैप्टर जब हमने बोला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 12th का एक अच्छा पार्ट हो सर। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं 12th का जो एक और पार्ट है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल काइनेटिक्स। फिर आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये सब जो 10-12 चैप्टर जो है, जो फिजिकल का पार्ट है 13 चैप्टर जो है, उसको हम लोग करते हैं 11th प्लस 12th में। और इसको अगर आपने भी कर लिया, जिसमें न्यूमेरिकल बेस स्टडी है, तो न्यूमेरिकल बेस स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए आपको क्लास 11th का नॉलेज मैथमेटिक्स का होना चाहिए। अगर क्लास 11th का नॉलेज आपके पास 11th का नहीं है तो यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ये सबसे बड़ी बिग चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए, और जिस बच्चे के पास बिग चैलेंज होता है वो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। अब आती है जो हमने फिजिकल की बात किया, तो हर चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हो गए, सॉल्यूशन पर हो गए, सॉलिड स्टेट पर। तो वहाँ जो सॉलिड स्टेट होता है रिलेटेड टू 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होता है, वो चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का जो मैक्सिमम एप्लीकेशन जो सॉलिड स्टेट में होता है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और रिडॉक्स रिएक्शन जो 11th में पढ़ते हो, वहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के चैप्टर में इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत बड़ी बिग चैलेंज होता है नए नए स्टूडेंट के लिए, और बच्चे कर नहीं पाते, और इसका नतीजा क्या होता है कि बच्चे फेलियर हो जाते हैं, 12th में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं और फेड हो जाते हैं, और वो अपने आप को लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, और वो एनर्जी मतलब जो एजुकेशन में 11th में होते हुए 12th, तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो मानना है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट प्रिपरेशन, तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन 12th, तो आपके पास 11th में जितना टाइम है उस टाइम का आपको यूज करना चाहिए। अब दूसरा पार्ट आता है बी, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग ये बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन नेचर। अभी तक जो है 11 लाख इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें एग्जांपल मैं बता देता हूँ। NaCl हमने लिखा, KCl लिखा, MgCl2 लिखा, MgO लिखा। इस तरीके से जितने भी 11 लाख कंपाउंड्स हैं, ऑल कंपाउंड्स आर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, अब इसमें चैप्टर देख लो। पहला चैप्टर क्या लिखोगे, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लिखोगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या लिखोगे, एस ब्लॉक एंड टी ब्लॉक लिखोगे। तीसरा क्या लिखो, डी ब्लॉक, जिसको लिखो डी एंड ए ब्लॉक लिखोगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन बेसिक चैप्टर होता है एस ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक से डी ब्लॉक तक के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पूरा प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। इसके बाद जब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ से लिखते हैं, P1 से लेके P6 तक, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप। 13 से लेके 18 तक जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद अगर इसमें और कुछ जाते हो तो एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आता है 12th का पार्ट में, जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है केमिस्ट्री के लिए, और बहुत टिपिकल टफ होता है। उसको सभी टीचर पढ़ा भी नहीं पाते हैं। एक बात याद रखना, नो टीचर कैन फॉलो होल चैप्टर्स। ठीक है, और जैसे वो टीचर का नंबर है तो सब भाग जाता है। तो इसीलिए आपको इनऑर्गेनिक में जब पढ़ना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्यूशन ये बड़ी हार्ड चैप्टर होता है, इसको आपको पहले से प्रिकॉशन लेकर के तैयार करना चाहिए। अब इस तरीके से हमने इनऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो जितने भी लिविंग इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, ऑल मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। तो ये नेचर का नियम होता है, और नेचर के नियम में आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे NaCl, KCl, KCN, MgCl2। ठीक है ना, इस तरीके से हम देखते हैं 11 लाख कंपाउंड्स फाउंड इन नेचर, और इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तीसरा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक का,
तो ऑर्गेनिक के जो तीसरा पोर्शन होते हैं, तो इसमें जो फंडामेंटल जो रोल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाई वी कैन लर्न। तो हमारा जो नेचर के अंदर जो होता है, जो भी हम खाना खाते पीते सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल होता है, ठीक है। अब इस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से स्पेशली इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी वर्क, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम खाते भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट का खाना लिखते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वेट लेते हैं, राइस लेते हैं, पैडी लेते हैं, तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक का सोर्स है। तो ऑल ऑर्गेनिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी दे कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री। ड्यू टू डिपेंड्स अपॉन कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है, दे हैव एन एबिलिटी टू बाउंड सक्सेसफुली टू द अदर एलिमेंट इजीली। अगला पॉइंट हम बोलते हैं लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। और ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी दे कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर, दे कैन फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स इन नेचर। अब यहाँ सबसे अच्छी बात मैं आपको फ्री में बताता हूँ कि भाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीसरा पार्ट जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फंडामेंटल डिफिनेशंस होता है और सारे बच्चों को फॉलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, क्लास 11th में GOC बोलते थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेमिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग बोलते हैं GOC के बाद हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, इसी में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, इसी में हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इसी में हम टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक चैप्टर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब तीसरा चैप्टर जो ले लो, जिसको प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक का मेन पार्ट होता है। ये 11th का पार्ट हुआ। अब 12th के पार्ट में चलेगा। 12th के पास में जब हम लोग जाते हैं तो एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड चैप्टर पढ़ते हैं 12th में, और बहुत फंडामेंटल चैप्टर होता है जिसको आपको लर्न करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर देखते हैं, तो एल्कोहल के बारे में अध्ययन करते हैं, फिनॉल के बारे में अध्ययन करते हैं, ईथर के बारे में करते हैं। इसके बाद जब हम आगे की ओर जाते हैं तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, और उधर में एल्काइल हैलाइड। अगला चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड, जैसे मान लो C2H5 लिख देंगे और NO2 लिख देंगे, है ना, NH3 NH2 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एमीन ग्रुप बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड बनेगा, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तीसरा ग्रुप बोलते हैं। चौथा में जब हम लोग बोलते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट चैप्टर होता है, जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिक का बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बोलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। और पॉलीमर केमिस्ट्री जो होता है वो बेसिक होता है, फंडामेंटल, वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एग्जाम में, 2 क्वेश्चन। पॉलीमर के बाद होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दिन के जो हम डेली के जो लाइफ होते हैं उसमें केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और उसी को हम लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, तब भी हमको उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एवरीडे लाइफ। अब इसी में एवरीडे लाइफ के अंदर बोलते हो तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे, लिपिड के बारे में पढ़ोगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ोगे, और इस तरीके से जो हम लोग खाने की चीज़ होते हैं उसमें इस्तेमाल, इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सबसे अच्छी बात क्या बोलूँ मैं आपको, कि जो ऑर्गेनिक पार्ट्स है ये बहुत हमारा लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब देखो सबसे जो तो हम लोग तीनों के बारे में बताया, फिजिकल के बारे में बताया, ऑर्गेनिक के बारे में बताएं, इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के बारे में बताएं, और सबसे अच्छी बात है तीनों को मिला करके प्रिपरेशन करते हो, यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ। नहीं तो जैसे चल रहा वैसे चलने तो उससे क्या किसी को जाता है। तो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये देखो इंट्रोडक्शन हमने दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री दिया है, और इस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिया है, और इसको आप लीजिए और इसको आप इंजॉय करो और अच्छी तरीके से पढ़ो। जो मैं लोड करने जा रहा हूँ आपको मिलता है तो उसके सब्सक्राइबर जरूर बन जाना, और व्यू जरूर देना मत भूलना, ठीक है मेरे दोस्त। और माय डियर स्टूडेंट, छोटे बच्चे, आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए।
थैंक यू सो मच।